सोचो एक ऐसे इंडिया के बारे में जहां बिजनेस का मतलब सिर्फ कुछ बड़े घराने हुआ करते थे, जहां मिडिल क्लास के लिए शेयर मार्केट एक अजीब और रिस्की चीज थी, और जहां लोग ज्यादा से ज्यादा एक स्टेबल नौकरी का सपना देखते थे। इसी इंडिया में एक आदमी था जिसका नाम था धीरूभाई अंबानी। ना कोई पावरफुल बैकग्राउंड, ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट, ना कोई फॉरेन डिग्री, बस एक चीज थी जो बाकी सबसे अलग थी, सोचने का तरीका। यमन में पेट्रोल पंप पर काम करते हुए उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दुनिया का पैसा कैसे घूमता है, सप्लाई चेन कैसे काम करती है, और कैसे जो लोग सिस्टम को समझ लेते हैं वही गेम चेंज करते हैं। 1958 में जब धीरूभाई मुंबई वापस आए और रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू की, तब ये सिर्फ पॉलिस्टर यार्न की ट्रेडिंग कंपनी थी। लेकिन उनके दिमाग में कंपनी छोटी नहीं थी, उनके दिमाग में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडिया को वर्ल्ड मैप पर ला सके। धीरूभाई का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई मशीन या फैक्ट्री नहीं था, बल्कि एक आइडिया था, इंडिया के आम आदमी को बिजनेस का हिस्सा बनाना। 1977 में जब रिलायंस आईपीओ लेकर आई, तब स्टॉक मार्केट एलिट लोगों का प्लेग्राउंड माना जाता था। धीरूभाई ने डायरेक्टली मिडिल क्लास से बात की और कहा कि कंपनी का मालिक बनो। रिजल्ट ये हुआ कि आईपीओ 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, लाखों लोग पहली बार शेयर होल्डर्स बने। ये सिर्फ कैपिटल रेज नहीं था, ये इंडिया के इन्वेस्टमेंट कल्चर का टर्निंग पॉइंट था। इसी कैपिटल के साथ रिलायंस ने एक और स्मार्ट डिसीजन लिया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। उन्होंने डिसाइड किया कि रॉ मटेरियल दूसरों से खरीदने के बजाय खुद बनाया जाए। इसलिए टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स तक का सफर शुरू हुआ। ये डिसीजन आगे जाकर रिलायंस की बैकबोन बन गया। 1980s और 1990s के दौरान रिलायंस ने प्लांट्स लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और स्केल पर फोकस किया। धीरूभाई का मानना था कि अगर इंडिया को ग्लोबली कंप्लीट करना है तो हाफ मेजर्स काम नहीं आएंगे कम्पीट करने के लिए। इसी फिलॉसफी का सबसे बड़ा एग्जांपल 2000 में सामने आया, जब जामनगर रिफाइनरी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। लोग कह रहे थे कि इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाना इम्पॉसिबल है, फाइनेंसिंग मुश्किल, टेक्नोलॉजी मुश्किल, एग्जीक्यूशन मुश्किल। लेकिन रिलायंस ने सिर्फ 36 मंथ्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। इस एक प्रोजेक्ट ने रिलायंस को ग्लोबल एनर्जी मैप पर ला दिया। इंडिया जो पहले फ्यूल इंपोर्ट करता था, अब एक्सपोर्ट करने लगा। ये वही मूवमेंट था जब रिलायंस एक इंडियन कंपनी से ग्लोबल पावर हाउस बनी। 2002 में धीरूभाई अंबानी का अचानक देहांत हो गया। उनके जाने के बाद रिलायंस सबसे बड़ा इंटरनल क्राइसिस फेस करना पड़ा। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच कंट्रोल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो पब्लिक भी हो गया। आखिरकार कंपनी का स्प्लिट हुआ। मुकेश अंबानी को ऑयल, गैस, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स मिले, जबकि अनिल अंबानी को टेलीकॉम, पावर हाउस और एंटरटेनमेंट। हिस्ट्री ने धीरे धीरे दिखा दिया कि कौन सा डिसीजन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल था। मुकेश अंबानी ने समझ लिया था कि फ्यूचर सिर्फ ऑयल और गैस का नहीं है, फ्यूचर कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी का है। इसलिए उन्होंने अपना फोकस बदला। पहला बड़ा बेट था रिटेल पर। 2006 में रिलायंस रिटेल शुरू हुई। इनिशियल ईयर्स में काफी क्रिटिसिज्म हुआ, लोग बोले कि किराना स्टोर्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन रिलायंस का अप्रोच डिफरेंट था। उन्होंने किराना इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के बजाय उसके साथ इंटीग्रेट करना चाहा। सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, सब कुछ स्केल पर बिल्ड किया गया। धीरे धीरे रिलायंस रिटेल इंडिया का लार्जेस्ट रिटेलर बन गया। ग्रोसरीज, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर ई कॉमर्स, हर जगह रिलायंस का फुटप्रिंट दिखा। लेकिन सबसे बड़ा डिसरप्शन 2016 में आया। मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया कि वॉइस कॉल्स फ्री होंगी और डेटा ऑलमोस्ट फ्री होगा। उस टाइम ये बात मजाक जैसी लग रही थी, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज डाटा के लिए हाई प्राइसेस चार्ज करती थी। लेकिन जियो ने पूरा मार्केट ही बदल दिया। 3 सालों के अंदर
इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 डाटा कंज्यूमर बन गया। कई कंपनी या तो मर्ज हो गई या मार्केट से बाहर हो गई। जियो सिर्फ एक टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं बना, वो इंडिया का डिजिटल बैकबोन बन गया। इंटरनेट जो पहले लग्जरी था वो नेसेसिटी बन गया। स्टूडेंट्स, स्मॉल बिजनेसेस, क्रिएटर्स, सबके लिए इंटरनेट एक्सेसिबल हो गया। जियो के साथ रिलायंस ने इकोसिस्टम थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। टेलीकॉम के ऊपर पेमेंट, कंटेंट, क्लाउड सर्विसेज, ब्रॉडबैंड और डिवाइसेस सब कुछ एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में जोड़ दिया। इसी विजन की वजह से दुनिया के बिगेस्ट टेक जायंट्स जैसे गूगल और मेटा ने जियो में इन्वेस्ट किया। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये ग्लोबल ट्रस्ट का सिग्नल था। रिलायंस अब सिर्फ इंडियन कंपनी नहीं रही, वो ग्लोबल टेक कन्वर्सेशन का हिस्सा बन चुकी थी। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है, रिलायंस फिर से खुद को री इन्वेस्ट कर रहा है। मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया कि कंपनी ग्रीन एनर्जी पर मैसिव इन्वेस्टमेंट करेगी। सोलर पैनल्स, हाइड्रोजन बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज। जामनगर में ही ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स का प्लान है। आइडिया सिंपल है, जैसे रिलायंस ऑयल और टेलीकॉम में स्केल बिल्ड किया, वैसे ही क्लीन एनर्जी में लीडरशिप लेनी है। ये ट्रांजिशन इजी नहीं है, लेकिन रिलायंस की हिस्ट्री दिखाती है कि कंपनी लॉन्ग टर्म बैट लेने से नहीं डरती। इस पूरी जर्नी में कंट्रोवर्सीज भी आई हैं, रेगुलेटरी इश्यूज, मार्केट डोमिनेंस के एलिगेशन, लीगल बैटल, ये सब भी रिलायंस के साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन एक रीसेट बटन की तरह रिलायंस ने इन सबको यूज किया और कंपनी हर बार ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा स्ट्रांग होके वापस आई है। अगर हम रिलायंस की कहानी से लेसन्स निकालें तो सबसे पहला लेसन ये है कि विजन रिसोर्सेज से बड़ा होना चाहिए। धीरू भाई के पास शुरुआत में पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास क्लैरिटी थी। दूसरा लेसन है स्केल का इम्पोर्टेंस। स्मॉल थिंकिंग से बिग इंडस्ट्रीज नहीं बनती। तीसरा लेसन है टेक्नोलॉजी को टाइम पर अडॉप्ट करना। जियो का सक्सेस इसी बात का प्रूफ है। और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। रिलायंस ने हमेशा आज के प्रॉफिट से ज्यादा कल के इम्पैक्ट पर फोकस किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये मॉडर्न इंडिया की एम्बिशन की कहानी है। एक ऐसे देश की कहानी जो रिसोर्स लिमिटेड था लेकिन इमेजिनेशन लिमिटेड नहीं। और शायद इसीलिए रिलायंस आज सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि अगर विजन क्लियर हो और एग्जीक्यूशन फियरलेस हो तो कोई भी बाउंड्री परमानेंट नहीं होती।